स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट लेक्चर में हमने अल्कोहल के OH बॉन्ड के क्लीवेज से रिएक्शन रिलेटेड कुछ रिएक्शन देखी थी, जहां पे हमने एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हमने रिएक्शन देखी हुई थी और एक हमने मेटल्स के साथ एक्टिव मेटल जो कि एल्कली मेटल थे और एक एल्यूमिनियम के साथ हमने आपके अल्कोहल की रिएक्शन देखी थी। आज हम इसी सीक्वेंस को जहां पे हम OH बॉन्ड का इस OH बॉन्ड का क्लीवेज पढ़ेंगे भाई, ROH। इस OH बॉन्ड के क्लीवेज से जितने भी रिएक्शन आज जितनी भी रिएक्शन पॉसिबल है और आपके कोर्स में दी हुई है वो आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आज हम आपकी फर्स्ट रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं ना, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। अब देखो जी, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन पहले तो होती क्या आपको पता होना चाहिए। जब भी आप किसी भी अल्कोहल को, कुछ इस तरीके से आपका अल्कोहल रहता है, इसको ट्रीट करते हो किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ इस तरीके की स्पीसीज होती है जिसमें आपकी फंक्शनैलिटी रहती है COOH और यहाँ पे कोई R डैश रहा होगा, ठीक है। अब देखो कमाल की बात क्या है ना, आप यहाँ पे क्या करते हो, इस बॉन्ड का क्लीवेज करते हो, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट बना सकते हो और H2O को रिएक्शन मीडियम में आउट कर सकते हो। देखो H2O आपने क्या किया, रिएक्शन मीडियम में आउट कर दिया, H2O, ठीक है। H2O आपने रिएक्शन मीडियम में आउट कर दिया और आपको क्या फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, देखो जी, RO। इस O ने बॉन्ड फॉर्म किया इस C के साथ, तो कुछ इस तरीके से आप क्या करो, CO और R। तो ये जो आपका बॉन्ड होता है ना, ये क्या था जी, आपका एस्टर लिंकेज कहलाता है, ROCO, ठीक है। तो इस तरीके की जो लिंकेज होती है आपकी वो क्या कहलाती है जी, एस्टर लिंकेज कहलाती है। कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे क्या होता है, आपका H होता है यहाँ पे, जबकि क्या होता है आपका अल्काइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ओके। तो इस तरीके की लिंकेज को आप क्या बोलोगे, एस्टर लिंकेज बोलोगे भाई। अब देखो ओवरऑल रिएक्शंस में हुआ क्या ना, यहाँ पे आपने देखा कि आपने क्या लिया, अल्कोहल का क्या ले लिया, H ले लिया, और यहां से क्या ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का आपने क्या ले लिया, OH ले लिया, ठीक है। अब देखो जी, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आर्ग्यू कर सकते हो मेरे साथ कुछ इस तरीके से कि जरूरी थोड़ा है कि रिएक्शन इसी तरीके से चले, ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से भी तो जा सकती थी, ROH और यहाँ पे क्या हो, HOCO और यहाँ पे क्या आ जाए जी, आपका R डैश आ जाए। तो H इसका निकले और OH इसका निकले, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। अभी मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो ROCO R डैश, तो दोनों ही केसेस में आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है भाई, बिल्कुल सेम बन रहा है। लेकिन मैं आपको स्पेशली इसको इस टॉपिक में क्यों पढ़ा रहा हूं कि आपका क्लीवेज कहां पे, कौन से बॉन्ड का हो रहा है, यहाँ पे OH बॉन्ड का हो रहा है, ना कि CO बॉन्ड का। तो इस चीज को डिस्कस करने के लिए, इन्हीं चीजों को समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है भाई, रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ना पड़ता है। अब चलो भाई डिस्कस करते हैं इसका मैकेनिज्म। तो देखो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन क्या होती है ना, यहाँ पे देखो भाई, आप क्या लेते हो, किसी भी अल्कोहल को ट्रीट करते हो किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, और कुछ इस तरीके का वहां पे क्या रहता है, वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, रिएक्शन मीडियम में आउट हो जाता है और इस तरीके की लिंकेज यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। और इसी लिंकेज को, ROCO लिंकेज को ही आप क्या बोल दोगे भाई, यहाँ पे एस्टर लिंकेज बोल दोगे। अब देखो जी, इस रिएक्शन की आपको एक चीज और नोटिस करनी पड़ेगी, ये जो रिएक्शन होती है ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अगर आप इसमें फर्दर OH का अटैक करा दो ना, तो ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा और आपको फिर से रीजनरेट हो जाएंगी ये दो स्पीसीज। तो ये जो रिएक्शन होती है, एक तो रिवर्सिबल है, और उसके बाद दूसरा क्या रहता है, ये जो रिएक्शंस होती है ना, ये क्या होती है जी, स्लो रिएक्शन होती है। अब देखो स्लो रिएक्शंस को फास्ट करने का एक ही तरीका है कि आप उसमें क्या करो जी, कैटलिस्ट ऐड कर दो। और कैटलिस्ट यहाँ पे आप कौन से कैटलिस्ट यूज करते हो भाई, यहाँ पे आप यूज करते हो जो आपके एसिड होते हैं, जो आपके मेनली ब्रोंस्टेड एसिड होते हैं। ब्रोंस्टेड एसिड में भी कौन से भाई, मिनरल एसिड का आप यहाँ पे यूज करते हो, जैसे कि आप यूज कर सकते हो यहाँ पे HCl का आप यूज कर सकते हो, या डाइल्यूट H2SO4 का आप यूज कर सकते हो, डाइल्यूट H2SO4 का आप यूज कर सकते हो। तो देखो जी, मैकेनिज्म अब इसकी स्टडी कर लेते हैं कि क्यों मैं बोल रहा हूं आपका ये जो H होगा ये निकलेगा, ना कि यहां से क्लीवेज होगी, ऐसा नहीं होगा। मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अब देखो इस चीज को समझने के लिए ना हमें पढ़नी पड़ेगी इसकी मैकेनिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी मैकेनिज्म। एक बार मैं मैकेनिज्म के स्टेप आपके सामने पढ़ देता हूं कि स्टेप 1 क्या होता है, आपका प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड होता है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा आपका भाई, कार्बोनिल डेरिवेटिव आपका ये एसिड दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार, मैकेनिज्म स्टार्ट कर लेते हैं। 1 by 1 में
यहाँ से स्टेप पढ़ते जाऊंगा और आपको उसके करस्पॉन्डिंग किस तरीके से मैकेनिज्म यहाँ पे डिराइव करनी है वो बताते जाऊंगा। तो देखो भाई, फर्स्ट स्टेप में क्या बोला था इसने, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड था इसका क्या था जी, प्रोटोनेशन होना था। और प्रोटोनेशन कौन कर रहा है यहाँ पे, जो हम यहाँ पे एसिड यूज कर रहे हैं, ठीक है। मान लो हमने H+ यूज किया, जो कि हमने कहाँ से जनरेट कर लिया, HCl से जनरेट कर लिया। और अगर आप HCl यहाँ पे यूज करते हो ना, तो इस रिएक्शन को बोल दिया जाता है फिशर स्पायर एस्टरिफिकेशन। देखो भाई, कई तरीके के आप यहाँ पे H2SO4 यूज कर सकते हो, और भी बहुत सारे कपलिंग एजेंट है जैसे कि DCC। जैसे जैसे आप कपलिंग रिएजेंट यहाँ पे चेंज करते जाते हो ना, वहाँ पे क्या होते हैं, नेम चेंज हो जाते हैं, जैसे कि यामागुची एस्टरिफिकेशन, फिशर स्पायर एस्टरिफिकेशन। तो इतने नेम आपको याद करने की जरूरत इतने नेम्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म आपको आनी चाहिए। क्योंकि मैकेनिज्म क्या रहती है जी, सबकी एक कॉमन रहती है। अब मान लो आपने H+ ले लिया, तो फर्स्ट स्टेप क्या था जी, यहाँ से प्रोटोनेशन था, तो कुछ इस तरीके से बॉन्ड मूव करेगा और यहाँ से ये पाई बॉन्ड इसको पकड़ लेगा। और आपको क्या जनरेट होता हुआ दिख रहा है जी, कुछ इस तरीके की स्पीसीज आपको यहाँ पे जनरेट होती हुई दिखेगी। H, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O फॉर्म हो जाएगा क्योंकि ये लोन पेयर मूव किया था, और इस पे आपका H लग जाएगा। अब इस ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड फॉर्म कर लिए, तो पक्का ही इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा जी, पॉजिटिव चार्ज आपका आ जाएगा। अब देखो जी, एक तो ये फॉर्म है, और दूसरी इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म हो सकती है कुछ इस तरीके से, देखेंगे भाई, कुछ इस तरीके से इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म हो सकती है ROH, और यहाँ पे आपका OH। अब देखो जी, ये इस पोजीशन पे, इस कार्बन पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो इसने कितने 1 2 3 4 बॉन्ड फॉर्म किए हैं, लेकिन यहाँ पे इसने सिर्फ 3 बॉन्ड फॉर्म किए हैं, क्योंकि हमने ये पाई बॉन्ड यहाँ से क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया इस ऑक्सीजन के ऊपर। अब देखो, जो आप ये था आपका स्टेप 1, ठीक है, ये क्या था जी, आपका स्टेप 1 था। इसमें क्या था, सबसे पहले स्टेप में आपकी प्रोटोनेशन होनी थी भाई, प्रोटोनेशन होनी थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टेप 2 में क्या लिखा हुआ है, स्टेप 2 बोल रहा है न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय द लोन पेयर ऑफ अल्कोहल। न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा बाय द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन किसका, अल्कोहल का। लोन पेयर ऑफ अल्कोहल किस पे अटैक करेंगे, जो आपने जनरेट कर दिया है यहाँ पे प्रोटोनेटेड, क्या प्रोटोनेटेड जो आपने स्पीसीज यहाँ पे जनरेट की है, ठीक है। अब देखो कुछ इस तरीके से क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये देखो ये आपका स्टेप 1 था। अब देखो जो ये इंटरमीडिएट 1 बना है ना, इस पे नेक्स्ट स्टेप में, जिसको मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूँ भाई, यहाँ पे ग्रीन पेन से लिख देता हूँ। तो आपका अल्कोहल कुछ इस तरीके से रिएक्शन मीडियम में प्रेजेंट है, R-OH, ठीक है, R-OH। तो ये क्या करता है, अपने लोन पेयर से क्या करता है जी, यहाँ पे अटैक करता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और आपको क्या जनरेट होता हुआ दिख रहा है, देखो OH, एक OH ये रहा, एक OH ये रहा। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया आपका O, इस पे एक H भी है, और यहाँ पे क्या है जी, इस पे एक R ग्रुप भी लगा हुआ है जिसमें ना R- लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इस ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड फॉर्म किए, तो यहाँ पे पक्का ही क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या था, आपका सेकेंड स्टेप था। अब देखो ये एक क्या हुआ, यहाँ पे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। ये क्या था जी, आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जनरेट हुआ ना, ये देखो यही क्या रहता है जी, इसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप रहता है। यही क्या है जी, इसका RDS होगा। क्यों RDS होगा, क्योंकि देखो प्रोटोनेशन तो क्या है, एसिड बेस रिएक्शन है, और एसिड बेस रिएक्शन नेचर में क्या होती है भाई, बहुत रैपिडली चलती है, और कभी भी फास्ट स्टेप आपका क्या नहीं होता भाई, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप नहीं होता, हमेशा जो स्लो स्टेप होते हैं। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ये स्टेप यहाँ पे स्लो स्टेप भी रहा होगा। अब देखो यहाँ पे देखो ये स्लोनेस कैसे कैसे बढ़ती जाएगी, अगर ये आपका R ग्रुप क्या होगा, इसका साइज बढ़ता जाएगा ना, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे R ग्रुप बढ़ते जाओगे, आप मिथाइल से इथाइल की ओर बढ़े, इथाइल से प्रोपाइल की ओर बढ़े, तो जैसे जैसे आप ये R ग्रुप बढ़ाते जाओगे, तो इसके अटैक में यहाँ पे हिंड्रेंस कॉज करेगा, इसके अटैक में हिंड्रेंस कॉज करेगा। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जैसे जैसे बल्कीनेस ऑफ R बढ़ती जाएगी, तो आपके रेट क्या होंगे, स्लो होते जाएंगे। उसी तरीके से देखो भाई, जैसे जैसे ये R- का साइज बढ़ता जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल आपका क्या होगा, बल्की होते जाएगा। तो बल्की होने के लिए ये अगेन इसका हिंड्रेंस फील करेगा। तो जैसे जैसे R- का साइज बढ़ेगा ना, किसी भी आइदर R का और R- का, दोनों में से किसी का भी साइज बढ़े, तो वहां पे क्या होगा, रेट क्या हो जाएंगे जी, स्लो होते जाएंगे। क्योंकि ये अटैक में क्या आएंगे, यहाँ पे हिंड्रेंस कॉज होंगे, हिंड्रेंस कॉज होंगे, तो ये वाला जो स्टेप है स्लो हो जाएगा, और इसी स्टेप के बेसिस पे आप पूरी रिएक्शन का रेट क्या बोल सकते हो जी, स्लो हो जाएगा। अब देखो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना, वो क्या होता है जी, यहाँ से ये जो आपका
प्रोटोनेटेड यहाँ पे स्पीसीज बनी है, प्रोटोनेटेड टेट्राहेड्रल स्पीसीज बनी है, ये क्या करती है जी यहाँ से H+ रिलीज करती है। तो रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट, यहाँ पे आपका क्या हुआ, H+ आपका रिलीज हो गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और आपका क्या हुआ, कुछ इस तरीके का दूसरा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना OH, और यहाँ पे क्या है जी आपका OR, ठीक है, ये आपका टेट्राहेड्रल दूसरा इंटरमीडिएट बना, जिससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब देखो जी इसके नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे होगा क्या, इसके नेक्स्ट स्टेप में ये जो ऑक्सीजन है ना, यहाँ से कुछ इस तरीके से क्या करेगा, अपने लोन पेयर्स को फेंकेगा, और देखो यहाँ पे जो H+ आया है ना, ये क्या करेगा, ये अपने लोन पेयर से इसको पकड़ लेता है। और देखो कुछ इस तरीके की स्पीसीज आपको बनती हुई नजर आएगी भाई, कुछ इस तरीके की स्पीसीज यहाँ पे आपको बनती हुई नजर आएगी। एक बार देखेंगे, इसको अभी मत फेंको, जो आपका यहाँ पे क्या हुआ है आपका जो यहाँ पे आपका अल्कोहल था OH, इसको एज इट इज रहने दो। अब देखो जो ये H+ रिलीज हुआ ना, इसको क्या करेगा, ये अल्कोहल यहाँ से क्या कर लेता भाई, ये अल्कोहल यहाँ से पकड़ लेगा। तो आपको कुछ इस तरीके की स्पीसीज यहाँ पे जनरेट होती हुई दिखेगी। OH, यहाँ पे क्या है जी आपका OH और H, और यहाँ पे क्या है आपका OR आया, ठीक है। अब देखो ये ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड फॉर्म कर लिया, इसका मतलब इस पे पक्का ही पॉजिटिव चार्ज। ये ऑक्सीजन यहाँ से क्या करेगा, लोन पेयर अपने फेंकेगा, और यहाँ से क्या होगा जी, ये H2O क्या होगा, रिएक्शन मीडियम में आउट हो जाएगा। तो देखो यहाँ से हमारा H2O क्या हुआ, रिएक्शन मीडियम में आउट हो गया। ओके, रिएक्शन मीडियम में H2O क्या हो गया, आपका आउट हो गया। और कुछ इस तरीके का आपको क्या हुआ, प्रोटोनेटेड OH+, और यहाँ पे क्या आ गया जी आपका OR क्या हुआ, यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है, OR आया। और लास्ट स्टेप में आपका क्या होगा, H+ क्या होगा, रिएक्शन मीडियम में अगेन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। यानी कि जो आपने कैटलिस्ट इनिशियली स्टार्ट किया था, उसी को आपने क्या कर लिया, रीजनरेट कर लिया। इसीलिए हम बोलते हैं भाई कैटलिस्ट का अमाउंट क्या होता है, बहुत कम यूज किया जाता है रिएक्शन में, क्योंकि वो क्या होता है, रिएक्शन में तो इंटरमीडिएट स्टेप्स में क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है, लेकिन एट द एंड क्या होता है, रीजनरेट हो जाता है, और क्या करता है, इस साइकिल में दोबारा से पार्टिसिपेट करेगा, और आपको फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का यहाँ पे मिल जाएगा। R', ठीक है, R', यहाँ पे R' था भाई, ये देखो R' यहाँ पे लिखा हुआ है, ये R' हम मिस कर गए थे। तो इस तरीके से हमें क्या मिलता है, यहाँ पे ईस्टर मिल जाता है, ठीक है, ईस्टर इस तरीके से हमें मिल जाता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली की थी, क्या थी भाई, कि जो आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है ना, वो क्या है, इस अल्कोहल का क्या है, इस प्रोटोनेटेड कार्बोनिल पे अटैक करना ही यहाँ पे क्या रहता है, RDS रहता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप रहता है। और वहां से अगर अब ये अगर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेट को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। अब देखो जैसे जैसा आपका ये R ग्रुप क्या होगा, बल्कि होता जाएगा, तो ये क्या करेगा, इसके अटैक को क्या करेगा, हिंडर करेगा, यहाँ से यार रिपेल करेगा अपने बड़े साइज से। अगर मान लो छोटा छोटा कोई इधर से अटैक करके निकल जाएगा, अगर मान लो कोई सामने से इतनी बड़ी सीड लगा के खड़ा है, तो क्या इस सेंटर पे अटैक हो पाएंगे, क्या इस सेंटर पे अटैक हो पाएंगे। अगर मान लो कोई इधर से तीर चलाना चाहता है या तलवार चलाना चाहता है, वो क्या कर सकता है, मेरी नेक पे क्या करता है, बहुत आसानी से स्लिट कर सकता है। लेकिन मेरे आगे से कोई इतनी बड़ी ढाल लगी हो, कोई इतनी आगे से सीड लगी हो, तो क्या उस केस में कोई मेरी नेक तक पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। उसी तरीके से जैसे जैसे ये सील्ड बड़ी होती जाएगी, ये सील्ड बड़ी होती जाएगी, इस नेक तक पहुंचना, इस कार्बन तक पहुंचना क्या हो जाएगा जी, टफ होता जाएगा, समझिए होगे। और अगर टफ होता जाएगा तो इसका मतलब क्या है, स्लो होते जाएंगे वहां पे रेट, वहां पे आप इतनी आसानी से नहीं अटैक कर पाओगे, आप बहुत स्लो रेट से वहां पे क्या कर पाओगे, अटैक कर पाओगे। आपको क्या होने चांसेस बनाने पड़ेंगे यहाँ पे अटैक करने के लिए। तो यहाँ से क्या कंक्लूड किया हमने, जैसे जैसे R ग्रुप की बल्कीनेस बढ़ेगी, यानी कि R ग्रुप क्या होगा, आपको बढ़ेगा, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, आपका रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा जी, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये दो चीजें हमने यहाँ से कंक्लूड की थी। अब देखो यही सब चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। जो अगला देखो सेकेंड स्टेप क्या था, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑफ द अल्कोहल ऑन प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको क्या लिखोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। तो यही टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट यहाँ पे से अटैक हुआ न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफिलिक कौन है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल कौन है आपका, कार्बोक्सिलिक, सॉरी ये अल्कोहल है, इसने किस पे अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म हो गया। फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है, इस सो फार फॉर्म्ड इंटरमीडिएट, जो आपका अभी तक जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ये वाला, ये क्या करता है जी, रिएक्शन मीडियम में देन अंडरगो प्रोटॉन ट्रांसफर
टू फॉर्म अनदर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। तो ये क्या करता है यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन देता है। और देखो प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन कैसे दी, इसने तो H प्लस लूज कर दिया, लेकिन जो दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था उसने क्या कर लिया, ये प्रोटॉन क्या कर लिया, पकड़ लिया। इसी को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन बोलते हैं भाई। प्रोटॉन आपका ये ऑक्सीजन से ट्रांसफर होके कहां चला गया, इस ऑक्सीजन पे चला गया। तो ये क्या देता है, नेक्स्ट स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन देता है और आपका दूसरा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट यहाँ पे जनरेट हो जाता है। अगर आप देखोगे ना कि ये अगेन क्या थी, इसने अपने लोन पेयर से इस प्रोटॉन को क्या कर लिया, पकड़ लिया। ये भी एक एसिड बेस रिएक्शन, और प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शंस को क्या बोला जाता है जी, हमेशा इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन बोला जाता है। जैसा कि मैंने पहले स्टेप में बोला कि एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है, बहुत फास्ट होती है, तो सिमिलरली ये रिएक्शन भी क्या होंगी, ये स्टेप भी क्या होगा, बहुत फास्ट होगा। अगर ये भी बहुत फास्ट है तो ये भी क्या करेगा, रेट डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प नहीं करेगा। रेट डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प कौन करेगा, स्लो स्टेप करेगा, ठीक है। और उसके बाद तो आपको पता है कि ये अपने लोन पेयर यहाँ से कुछ इस तरीके से पुश करके यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को आउट कर देगा। और लास्ट स्टेप देखो, लास्ट स्टेप यहाँ पे अगेन क्या लिया है, इंटरमीडिएट देन लूजेस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। पहले तो वाटर लूज करेगा एंड देन प्रोटॉन टू गिव ईस्टर, और फिर किसको लूज कर देगा, आपके प्रोटॉन को यहाँ पे लूज कर देगा। जो कि मैंने मैकेनिज्म आपके सामने लिख दिया कि पहले तो इसने वाटर मॉलिक्यूल को लूज किया और उसके नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे प्रोटॉन को यहाँ से लूज कर दिया। ओके, मैकेनिज्म अब आप समझ चुके होंगे। अब देखो मैकेनिज्म पे तो हमने देख लिया, हमने मैकेनिज्म से भी क्या किया, जो हमने मैकेनिज्म डिराइव की ना, वहां पे हमने ओवरऑल क्या किया, ये अल्कोहल का ना हमने सिर्फ ये वाला बॉन्ड क्लीव किया है। तो क्या हम पे कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है ऐसा जिससे हम बोल सकते हैं कि यही वाला आपका बॉन्ड ब्रेक हुआ है? तो हाँ, इसके लिए आइसोटोपिक स्टडी की गई भाई, आइसोटोपिक स्टडी की गई। यहाँ पे आपका जो एसिड लिया गया, बेंजोइक एसिड लिया गया, जो कि नॉर्मल था। जनरली ऑक्सीजन का जो सिस्टीन आइसोटोप होता है वही यहाँ पे लिया गया। लेकिन जो आपका अल्कोहल यहाँ पे लिया गया ना, मिथेनॉल कैसा लिया गया जी, मिथेनॉल आपका लिया गया ऑक्सीजन 18 वाला, जो कि बहुत क्या रहता है, इसकी अबंडेंस क्या रहती है, बहुत कम रहती है। तो इसका 18 वाला जब ऑक्सीजन वाला ये लिया गया आइसोटोप, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट में हमें मिलता है ना, वो क्या है जी, आपका ऑक्सीजन यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है आपके एस्टर लिंकेज में। और वाटर जो था आपका, वाटर में O18 का कंटेंट क्या रहता है जी, 0 कंटेंट रहता है यहाँ पे। O18 का कंटेंट क्या है यहाँ पे, 0। और इस एस्टर में हमें क्या मिलता है, जो एस्टर आपका फॉर्म हुआ है यहाँ पे मिथाइल बेंजोएट, इसमें हमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ O18 मिलता है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि आपका CO बॉन्ड, अगर मान लो, देखो इस चीज को मैं आपको एक बार समझाता हूं। देखो भाई कि यहाँ पे हुआ क्या है आपका, यहाँ पे जब साइंटिस्ट ने स्टडी की ना, कुछ इस तरीके का आपका क्या लिया था, COOH लिया था, ठीक है। और इधर क्या लिया था, OH, और इधर क्या लिया था, CS3 लिया था, ठीक है। इस पे क्या लिया था, 18 लिया था। अब देखो जी, अभी तक मैं क्या बोल रहा हूँ, इस तरीके से आपने H2O को निकाल दिया और आपने क्या बना दिया, इसका करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बना दिया। आपने क्या किया जी, इस तरीके से यहां से इसका OH निकाला और इसका H निकाला, जो हम अभी तक अज्यूम करते आ रहे हैं। और हमें यहाँ पे क्या मिला जी, कुछ इस तरीके की स्पीसीज मिली। CO यहाँ पे आ गया O, और यहाँ पे आ गया Me आ गया, या CS3 आ गया, जिसे मैं यहाँ पे CS3 लिख देता हूँ। CS3 आ गया, और ये ऑक्सीजन क्या है, 18 है, ठीक है। तो इसमें तो क्या रहता है, सिग्निफिकेंट अमाउंट रहता है O18 का। लेकिन जो यहाँ पे H2O रिलीज होता है ना, H2O रिलीज होता है, इसमें क्या था जी, O18 क्या था, O18 0 था, 0। इसका बिल्कुल नेग्लेजिबल अमाउंट हमें किस में मिलता है, ये लिबरेटेड वाटर में मिलता है। अगर मान लो यहाँ पे आपका इस तरीके से रिएक्शन जारी होती, देखो भाई, जो हम दूसरा केस बोल रहे हैं कि यहाँ पे CO बॉन्ड भी तो क्लीव हो सकता था, CO बॉन्ड भी तो क्लीव हो सकता है कुछ इस तरीके से, O18 CS3, ठीक है। ये क्या है जी, 18। अगर मान लो ये वाले पाथ से रिएक्शन जारी होती, कुल मिला के आपका अगर CO बॉन्ड आपका क्लीव हो रहा होता, तो यहाँ पे पक्का ही क्या होता जी, आपका जो आपको एस्टर मिलता ना, वो क्या मिलता जी, कुछ इस तरीके से मिलता, CO, यहाँ पे आपका O, और यहाँ पे क्या रहता जी, CS3 रहता। और जो आपका वाटर जनरेट हो रहा है, देखो यहाँ पे H2O, उसमें क्या है आपका O18 आ रहा है। वाटर में देखो इस बार क्या आ रहा है आपका, O18 आ रहा है। लेकिन ये जो स्पीसीज है ना, ये हमें एक्सपेरिमेंटली नहीं ऑब्जर्व होती है, एक्सपेरिमेंटली नॉट ऑब्जर्व।
ये चीज़ हमें एक्सपेरिमेंटली नहीं मिलती है। और ये चीज़ हमें क्या है भाई, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली हमें क्या होती है, एक्सपेरिमेंटली मिलती है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली फाउंड। तो अगर ये चीज हमें एक्सपेरिमेंटली मिल रही है ना, तो इससे क्या हुआ जी, जो हमने मैकेनिज्म लिखी थी अभी, जो हमने मैकेनिज्म बनाई है, वो क्या हुई, उसको हमने प्रूव कर दिया है कि यहाँ पे CO बॉन्ड क्लीव नहीं होता, ये CO बॉन्ड क्लीव नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है आपका OH बॉन्ड आपका क्लीव होता है। ठीक है, तो ये तो बात थी किसकी, स्ट्रीफिकेशन की। अब देखो जी, यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं, उसके नीचे मैं आपके लिए नीचे रिलेटिव रेट्स की कहानियां भी लाया हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे रेट की बात करोगे ना, तो देखो जी, यहाँ पे मैंने आपसे पहली मैकेनिज्म जब मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, तो मैकेनिज्म में मैंने आपसे क्या बोला था भाई, यहाँ पे मैकेनिज्म में मैंने आपसे क्या बोला हुआ है यहाँ पे, कि जैसे जैसे आपके आर ग्रुप बढ़ेंगे, ये आर ग्रुप आपके जैसे जैसे क्या हो रहे हैं यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे जैसे आर ग्रुप आपके रेट क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। और वही सेम ऑर्डर मैंने क्या किया जी, यहाँ पे लिख दिया, वही सेम ऑर्डर मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। देखो यहाँ पे आपका आर ग्रुप क्या था, एच जब सबसे छोटा था, एस था, उसके बाद आपने मिथाइल थोड़ा सा हिंड्रेंस बढ़ाई, उसके बाद आपने आइसोप्रोपाइल ग्रुप लाए, और उसके बाद आप टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप लाए। तो जैसे जैसा आप क्या कर रहे हो, आर ग्रुप बढ़ा रहे हो, रेट क्या हो रहे हैं जी, आपके डिक्रीज हो रहे हैं। ये कहानियां किसकी थी, ये तो एसिड की कहानियां थी। और सेम कहानियां हमने क्या बोला, किसमें होगी, अल्कोहल्स में भी होगी। अब देखो यहाँ पे आपका अल्कोहल में आर ग्रुप क्या है, मिथाइल है, उसके बाद आप कहाँ गए, इथाइल की ओर गए, इथेनॉल की ओर, उसके बाद आइसोप्रोपाइल ग्रुप आपने ऐड किया, और उसके बाद टर्ट ब्यूटेनॉल आप लाए। ठीक है, तो जैसे जैसे आप अल्कोहल में भी आर ग्रुप क्या कर रहे हो, आर ग्रुप का साइज बढ़ा रहे हो, वहां पे क्या हो रहे हैं जी, रेट डिक्रीज हो रहे हैं। और यही चीज मैंने आपको मैकेनिस्टिकली भी समझा दी है, और इस तरीके से आपको अब ये ऑर्डर याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये चीजें समझ चुके हैं। इसी तरीके की कुछ एक और रिएक्शन है, एक बार उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद लेक्चर को वाइंड अप करेंगे भाई। अब देखो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, रिएक्शंस विद एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड। अब देखो एसिड क्लोराइड क्या रहता है आपका, हमने अभी क्या पढ़ा था आपका, कुछ इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था। जब आप इस OH को रिप्लेस कर देते हो यहाँ पे Cl से, इसे बोला जाता है एसिड क्लोराइड। और जब आप इस OH को रिप्लेस कर देते हो किससे, OCOR से, यानी कि एसिटाइल टाइप के ग्रुप से रिप्लेस कर देते हो ना, तो इन्हें बोला जाता है एनहाइड्राइड। ठीक है, इन्हें बोला जाता है एनहाइड्राइड। अब आप समझिए कि ये है एसिड क्लोराइड और यही क्या है जी, एनहाइड्राइड है। अब देखो इस एसिड क्लोराइड के साथ जब भी आप क्या यूज करोगे, अल्कोहल यूज करोगे ना, तो इसका H अल्कोहल का और एसिड क्लोराइड का Cl निकल जाएगा, और रिएक्शन मीडियम में आपका HCl क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। रिएक्शन मीडियम में क्या लिबरेट हो जाएगा जी, आपका HCl लिबरेट हो जाएगा। और ये जो OR और ये जो दो चीजें हैं ना, ये आपस में जुड़ जाएंगी, और अगेन क्या जनरेट हो गया, यहाँ पे एस्टर जनरेट हो गया। अब देखो जी, रिएक्शन मीडियम में आपका क्या जनरेट हुआ था, एसिड जनरेट हुआ था, और एसिड क्या करेगा, वापस से क्या कर सकता है, इसकी हाइड्रोलिसिस कर सकता है। तो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे क्या यूज किया जाता है, एक बेस यूज किया जाता है। ठीक है, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या यूज करते हो, बेस यूज करते हो। और जनरली बेस किस तरीके का यूज करोगे, अगर देखो आप यहाँ पे बेस यूज कर सकते हो दो तरीके के, एक तो आपके न्यूक्लियोफिलिक बेस होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक बेस में मैं बात कर रहा हूँ OH माइनस, OMe माइनस, अगर आप इस तरीके के बेस यूज करोगे। और एक होते हैं नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस होते हैं एक आपके, जो कि हम पेरिडीन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या क्या यूज कर सकते हैं आप, DBU यहाँ पे यूज कर सकते हो, DBU आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, या आप यहाँ पे DMAP यूज कर सकते हो। तो देखो जी, अगर आप इस तरीके के बेस यूज करोगे ना, तो ये अगेन क्या करेंगे, इस एस्टर सेंटर पे आउट करके अटैक करके क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे। तो आप इस तरीके के बेस यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते हो। NaOH, NaOMe टाइप के आप यहाँ पे बेस यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन आप pyridine और DBU टाइप के बेस यहाँ पे भर भर के यूज कर सकते हो, क्योंकि ये कभी भी इस सेंटर पे अटैक करते ही नहीं है। ये क्या करते हैं जी, एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं। अगर मैं pyridine की बात करूँ ना आपसे, कुछ इस तरीके से जो यहाँ पे HCl जनरेट हुआ है, HCl जनरेट हुआ है, इसके लोन पेयर क्या करेंगे, इस H को पकड़ लेंगे और यहाँ पे कुछ इस तरीके का सॉल्ट यहाँ पे जनरेट कर देंगे भाई, HCl। ठीक है, कुछ इस तरीके का सॉल्ट यहाँ पे जनरेट कर देते हैं, इसलिए आप OH और OMe टाइप के आप यहाँ पे बेस यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, इतना आप समझ गए होगे। जब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे
कुछ इस तरीके से एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हो। अगर आप सेम रिएक्शन किसके साथ कराते हो भाई, एनहाइड्राइड के साथ कराते हो ना, तो यहाँ पे आपने एसिडिक का सॉल्ट क्या लिया था, आपने यहाँ पे कौन सा बेसिक सॉल्ट लिया हुआ था जी, ये क्लोराइड लिया हुआ था। अगर उसी तरीके से आप यहाँ पे OAC के साथ इस H को निकालते हो ना, तो आपका क्या जनरेट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे जनरेट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आपका यहाँ पे जनरेट हो गया। और अगेन आपने इस फ्रेगमेंट को किसके साथ चिपका दिया, इस असाइल ग्रुप के साथ चिपका दिया। तो यहाँ पे आपका क्या जनरेट हो गया, अगेन एस्टर जनरेट हुआ, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड भी उसके साथ जनरेट हुआ है। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड H+ रिलीज करके इसको क्या कर सकता है, वापस से हाइड्रोलाइज कर सकता है। अगर ये इसे हाइड्रोलाइज कर सकता है तो हमें पक्का इसे रिएक्शन मीडियम में क्या करना होगा जी, न्यूट्रलाइज करना होगा। अब देखो इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए अगेन आप क्या ले सकते हो, न्यूक्लियोफिलिक बेस ले सकते हो या नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस ले सकते हो। तो देखो जी न्यूक्लियोफिलिक बेस ना अगेन क्या करेंगे, इस सेंटर पे अटैक करके इसको क्या कर सकते हैं, ये हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक बेस लेना यहाँ पे भी क्या नहीं रहता जी, हमारी चॉइस नहीं रहती, क्योंकि ये क्या कर देंगे, हमारे जो एस्टर फॉर्म हुए उन्हें क्या कर देंगे, डी फॉर्म कर देंगे बाय हाइड्रोलाइजिंग देम। ठीक है। अब देखो जो नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस होते हैं वो कभी भी, मैंने क्या बोला, इन सेंटर्स पे अटैक नहीं करते। वो क्या करते हैं, जो आपका एसिड लिबरेट हुआ है ना रिएक्शन मीडियम में, उनको क्या करेंगे जी, उनको वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने पिरिडीन का एग्जांपल देख लिया। अगर यहाँ पे एसिटिक एसिड के साथ आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप Cl- की जगह यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो भाई, Cl- की जगह आप यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे OAC टाइप का ग्रुप, यहाँ पे Cl- को आप रिप्लेस कर दो इससे OCOR के साथ। ठीक है, तो इस तरीके का सॉल्ट आपका एसिटिक एसिड के साथ भी पिरिडीन फॉर्म कर लेगा। अब देखो जी यहाँ पे कुछ एक नेम लिखे हुए हैं। अब देखो ये बोल रहा है कि इफ एसिड हैलाइड एंड एनहाइड्राइड यूज, जो हम ऊपर की रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। एक बार मैं इसे यहां से पूरा इरेज कर लेता हूं। जितनी भी चीजें अभी तक मैंने बोली हैं आपके सामने, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो देखो ये क्या बोल रहा है, इफ एसिड हैलाइड यानी कि ये जो स्पीसीज है, या एसिड एनहाइड्राइड ये जो स्पीसीज है, आर एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड क्या रहता है आपका, यहाँ पे आर ग्रुप आपका CH3 हो जाएगा भाई, कुछ इस तरीके से COCl, इसे बोला जाता है एसिटाइल क्लोराइड। और या फिर आप क्या यूज करोगे, एनहाइड्राइड में क्या यूज करोगे, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या रहता है जी आपका, कुछ इस तरीके से CH3 CO, यहाँ पे O और यहाँ पे OCH3। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका एसिटिक एनहाइड्राइड रहता है। तो जब इनकी आप यहाँ पे रिएक्शन कराते हो किसी अल्कोहल के साथ, तो उन रिएक्शंस को क्या बोला जाता है जी, असाइलेशन या एसिटाइलेशन रिएक्शन यहाँ पे बोल दिया जाता है। क्या बोला जाता है, एसिटाइलेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो ये क्या बोल रहा है, एसिटाइलेशन ऑफ अल्कोहल इज यूजुअली कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ बेस सच एज पिरिडीन एंड डाइमिथाइल एनिलीन। अब देखो जी ये क्या बोल रहा है कि किनकी प्रेजेंस में कराया जाता है, आपके बेसिस की प्रेजेंस में कराया जाता है। और उसका रीजन मैंने आपको दे दिया है, क्योंकि रिएक्शन मीडियम में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे एसिड जनरेट हो रहा है। इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या यूज करते हो, यहाँ पे बेस यूज करते हो। और बेस भी किस तरीके का यूज करोगे, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस यूज करोगे। अगर आप OH टाइप के बेस यूज कर लोगे ना, या NaOET NaOMe टाइप के बेस यूज कर लोगे, वो क्या करेंगे, इन एस्टर बॉन्ड्स को क्या कर देंगे, फर्दर हाइड्रोलाइज कर देंगे और आपको स्टार्टिंग मटेरियल दे देंगे। तो यहाँ पे बेसिस की चॉइस कैसी है आपकी, पिरिडीन या डाइमिथाइल एनिलीन आप यहाँ पे यूज करते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी कि एक तो बेस का यूज क्यों करते हैं, और दूसरा जब आप क्या यूज करोगे यहाँ पे क्या यूज कर लोगे, एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करोगे या एसिटाइल क्लोराइड आप यहाँ पे यूज करते हो, तो इस तरीके की रिएक्शंस को क्या बोला जाता है जी, इन्हें बोला जाता है असाइलेशन रिएक्शन या एसिटाइलेशन रिएक्शन। ओके, एसिटाइलेशन रिएक्शन। अब देखो अगर आप यहीं पे बेंजोइल क्लोराइड यूज कर लेते ना, बेंजोइल क्लोराइड कुछ इस तरीके का होता है। देखो यहाँ पे R ग्रुप की जगह पे आपको क्या लगाना है, यहाँ पे बेंजीन लगा देना है जी। तो इसे क्या बोल दोगे आप, बेंजोइल क्लोराइड। देखो ध्यान से सुनो, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड नहीं बोलोगे। बेंजाइल क्लोराइड में यहाँ पे CH2 आ जाएगा आपका। ये क्या होता है, बेंजोइल क्लोराइड होता है। जब आप सेम रिएक्शन, ये सेम रिएक्शन, तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, उस केस में pH लगा दोगे, pH लगा दोगे। तो देखो इन रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, बेंजोइलेशन रिएक्शन बोला जाता है। जैसे यहाँ एसिटाइलेशन रिएक्शन था, इन्हें क्या बोला जाता है जी, बेंजोइलेशन रिएक्शन बोला जाता है। और देखो कमाल की चीज, देखो अभी मैं आपसे क्या बोला था कि यहाँ पे आप NaOH टाइप के क्या बेस यूज नहीं करोगे, लेकिन बेंजोइलेशन में आप क्या कर सकते हो, NaOH टाइप के बेस भी यूज कर सकते हो। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, बेंजोइलेशन में क्या यूज कर सकते हो भाई, आप जनरली NaOH टाइप के बेस ही यूज करते हो। और एक कमाल की चीज देखो भाई, जब आप
फिनाइल रिंग में अभी मैंने क्या बोला कि आपने बेंजाइल क्लोराइड यूज किया, बेंजोयल क्लोराइड यूज किया, सॉरी कुछ इस तरीके से बेंजोयल क्लोराइड आपने यूज किया था और इसकी रिएक्शन कराई थी आपने OR इस अल्कोहल के साथ, और कुछ इस तरीके से हमने यहां से क्या निकाल दिया था, ये Cl बेंजोयल क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पे हमने जब बेंजोइलेशन की थी इसकी, अब देखो यहां पे आपने क्या यूज किया, कुछ इस तरीके से यहां पे आपने बेंजोइलेशन कर दी O, और यहाँ पे क्या आ गया जी आपका R आ गया। ठीक है, तो इसकी एक एप्लीकेशन होती है जो हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ अल्कोहल्स में। अब देखो जो ये आपका अडक्ट बना है ना, ये जो बेंजोइल आपका डेरिवेटिव बना है अल्कोहल का, ये क्या होता है जी, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्या होता है जी, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और इनके क्या रहते हैं, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट रहते हैं। और फिक्स्ड जब आप इनको डिराइव करके इनका मेल्टिंग पॉइंट निकालते हो ना, तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप, उस अल्कोहल को क्या कर सकते हो, कन्फर्म कर सकते हो भाई। अब देखो उससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, यहाँ पे मैंने आपसे बोला कि आप यहाँ पे NaOH टाइप का बेस यूज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे OH टाइप के जो बेसेस होते हैं ना, जो न्यूक्लियोफिलिक बेसेस होते हैं, वो इतनी आसानी से इस बॉन्ड पे अटैक नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेंटर क्या है, एक तो यहाँ पे इस फिनाइल रिंग के हिंड्रेंस से क्या रहता है, थोड़ा सील्डेड रहता है। ठीक है, सील्डेड रहता है। और दूसरा क्या है भाई, दूसरा इस सेंटर की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी होती है ना, वो ज़्यादा नहीं रहती। क्यों? क्योंकि देखो एक तो सील्डिंग है, उसके ऊपर क्या है जी, इसका रेजोनेंस भी तो है, इसका रेजोनेंस इफेक्ट भी तो लगेगा यहाँ पे। कुछ इस तरीके से ये क्या कर रहा होगा, रेजोनेंस कर रहा होगा। अगर रेजोनेंस कर रहा होगा, यहाँ पे जनरेट होने वाली आपकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। तो यहाँ पे आप NaOH टाइप के बेस भी यूज कर सकते हो। ओके, लेकिन किसके केस में यूज कर सकते हो, जब आप यहाँ पे बेंजोइलेशन रिएक्शंस को कराओगे, बेंजोइलेशन रिएक्शंस को कराओगे। और जब भी ये बेंजोइलेशन रिएक्शंस ना, जब आप यहाँ पे इनके नाइट्रो डेरिवेटिव ले लेते हो, नाइट्रो डेरिवेटिव आइदर आपने पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव ले लिया, पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव ले लिया इसका कुछ इस तरीके से NO2, या आपने क्या ले लिया जी, इसका 3,5 डाइनाइट्रो डेरिवेटिव लिया। तो इनकी और ज्यादा क्या रहती है, ये और ज्यादा क्रिस्टलाइन सब्सटेंस आपको देते हैं, और क्या रहता है, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट इनका भी रहता है। और इन तरीके की रिएक्शंस को जहां पे आप क्या ले रहे हो, बेंजोयल डेरिवेटिव ले रहे हो, बेंजोयल क्लोराइड की डेरिवेटिव ले रहे हो, नाइट्रो डेरिवेटिव, और उनकी रिएक्शन करा रहे हो अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, इस तरीके की रिएक्शंस को बोला जाता है शॉर्टन-बोमन रिएक्शन। क्या बोला जाता है जी, शॉर्टन-बोमन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, ये नेम काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं उनमें भी पूछा जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको इस रिएक्शन की एप्लीकेशन बताई है, क्या है, स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ अल्कोहल्स में इनको यूज किया जाता है। इसलिए ये रिएक्शन आपके लिए क्या हो जाती है भाई, काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एज वेल। ओके, तो अब बात कर लेते हैं एक बार इसकी मैकेनिज्म की। अब देखो मैकेनिज्म क्या है इसकी, काफी सिंपल है। आपका क्या रहेगा, कुछ इस तरीके से एसिड क्लोराइड रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा आपका, आइदर R हो सकता है या क्या हो सकता है, फिनाइल रिंग हो सकती है। ठीक है, दोनों को साथ लेके चलते हैं। आपने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, यहाँ पे अल्कोहल का एडिशन किया, अल्कोहल ने क्या किया जी, कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या किया, अटैक कराया, और इसको क्या किया, ऊपर की ओर मूव किया, और आपका ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। O-, यहाँ पे आपका Cl है, और यहाँ पे आपका OH, और यहाँ पे क्या आ गया जी, R आ गया। ठीक है, इस पे क्या था अब, पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से न्यूट्रलाइज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और आपका pH R, और यहाँ पे क्या था आपका O-, यहाँ पे क्या था आपका Cl, और यहाँ पे आपने OR टाइप की स्पीसीज थी। ये यहाँ पे इसको कौन लेता है, पिरीडीन इसको क्या करता है जी, पिरीडीन इसको निकाल लेता है रिएक्शन मीडियम में कुछ इस तरीके से, और किस तरीके की स्पीसीज बना देगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके की यहाँ पे स्पीसीज बनती हुई आपको नजर आएगी भाई। पिरीडीनियम आयन इसे बोला जाता है। N पे एक H, और यहाँ पे तो पहले से ही क्या थे जी, पहले से ही आपके डबल बॉन्ड लगे हुए थे, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आया था, तो इसे पिरीडीनियम आयन बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ये जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट वापस आता है और इस क्लोरीन को रिएक्शन मीडियम में आउट करता है। ये क्लोरीन एज अ Cl- जा रहा है, तो Cl- इस प्लस पे आके चिपक जाता है, और आपका यहाँ पे पिरीडीनियम क्लोराइड आपका जनरेट हो जाता है। और जो आपका प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है वो क्या है जी, PH RCO, और यहाँ पे क्या है जी आपका OR आपने यहाँ पे ऐड कर लिया इस कार्बोनिल सेंटर पे। तो कुल मिला के आपने एक एस्टर बॉन्ड फॉर्म कर लिया वाया एसाइलेशन, बेंजोइलेशन, या आप क्या बोल सकते हो, शॉर्टन-बोमन रिएक्शन। शॉर्टन-बोमन रिएक्शन में देखो थोड़ा सा मैकेनिज्म चेंज हो जाती है, वहाँ पे
वहां पे क्या होता है ना, आप क्या लेते हो, एक स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे होते हैं NaOH टाइप का। तो NaOH क्या करता है यहाँ पे, देखो ये क्या था आपका बेंजोइल क्लोराइड, कुछ इस तरीके से था NO2, और यहाँ पे क्या था जी CO, यहाँ पे Cl। और मैंने आपसे बोला कि आप किस तरीके का बेस यूज करते हो, NaOH यहाँ पे यूज करते हो। तो NaOH करता क्या है ना एक्चुअली, NaOH एक तो इस सेंटर पे अटैक कर सकता है, और दूसरा यहाँ पे आप क्या लेते हो, अल्कोहल लेते हो, ठीक है। तो ये जो NaOH है ये क्या करता है, यहाँ से इस प्रोटॉन को पकड़ लेता है और आपका क्या जनरेट कर देगा यहाँ पे O- और R। फिर ये जो O- जनरेट हुआ ना, ये क्या करता है जी, यहाँ पे अटैक करता है और क्या जनरेट करेगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट यहाँ पे जनरेट कर देगा NO2। और इसकी पैरा पोजीशन पे क्या है भाई, यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड O- और इस पे क्या है Cl- लगा हुआ है, और यहाँ पे OR आया हुआ है। अब देखो जी ये क्या करेगा, वापस इस तरीके से मूव करेगा, क्लोराइड को क्या कर देगा, रिएक्शन मीडियम में आउट कर देगा, और आपका कुछ इस तरीके का यहाँ पे प्रोडक्ट जनरेट होता हुआ आपको दिखेगा यार। यहाँ पे तो आपका NO2 है, तो यहाँ पे आप NO2 लगाओगे, और यहाँ पे क्या है जी आपका CO, और यहाँ पे आ गया आपका R, OR। तो आपने क्या फॉर्म कर लिया भाई, यहाँ पे अगेन एस्टर बॉन्ड आपने अगेन यहाँ पे फॉर्म कर लिया। तो यही क्या थी आपकी शॉर्टन बॉमन रिएक्शन थी, जिनको यूज किया जाता है स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ, या स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन नहीं, इन्हें क्या बोला जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स के लिए। स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन आप वर्ड यूज नहीं करोगे, जहां पे मैंने स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन बोला उसके लिए मैं एक बार सॉरी बोलना चाहता हूं, क्योंकि आपको वहां पे यूज करना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, कि आपका पेंटेनॉल है, हेक्सेनॉल है, हेप्टेनॉल है, या डेकेनॉल है। तो इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि कलर में तो सब कैसे होते हैं भाई, कलर में सब कलरलेस ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। तो इन सब की आपको अगर आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आप शॉर्टन बॉमन रिएक्शंस का यूज करते हो भाई, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, और इसी के साथ हमारी क्या फिनिश होती है भाई, जितनी भी मैंने रिएक्शन बोली थी COH, ये OH बॉन्ड के क्लीवेज के साथ जितनी भी रिएक्शन बोली थी वो सारी की सारी यहाँ पे खत्म होती है। तो हमने स्टार्ट किया था एसिडिक नेचर के साथ, जहाँ पे हमने मेटल्स के साथ रिएक्शन कराई थी, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हमने रिएक्शन कराई थी, फिर हमने स्ट्रीफिकेशन रिएक्शन पढ़ी, और उसके बाद लास्ट में हमने रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स के साथ क्या कर ली भाई, एसिड क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ यहाँ पे रिएक्शन पढ़ ली। तो ये सब कौन सी रिएक्शन थी, जो OH बॉन्ड के क्लीवेज के साथ यहाँ पे जनरेट हो रही थी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे CO बॉन्ड के साथ। इस CO बॉन्ड के साथ जो रिएक्शन, जो CO बॉन्ड के क्लीवेज से ये रिएक्शन आ रही है ना, नेक्स्ट लेक्चर में इनके साथ मिलेंगे। और यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, क्लोरीनेशन रिएक्शन, ब्रोमिनेशन रिएक्शन, कुल मिला के इस सेंटर पे जितनी भी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो सकती है ना न्यूक्लियोफाइल की, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप की मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे, जैसे कि SN2, SN1 और SNI इंटरनल वाली भी हम यहाँ पे रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। और टाइम मिलेगा तो हम SN2 प्राइम की ओर भी जाएंगे, लेकिन वो हम देखेंगे भाई कि किस तरीके से हम यहाँ पे मैनेज करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।